अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। पहला न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। इसका ताल्लुक आइसोटोप्स के टॉपिक से है और इसके अंदर हमें बताया गया है कि बोरान के दो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं। इनमें से एक का मास 10 होता है और दूसरे का मास 11 है और हमने निकालनी है इनकी परसेंटेज अबंडेंस और हमें ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो बता दी गई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि लेट्स से अबंडेंस ऑफ B10 वो X% है। तो चूंकि सिर्फ दो ही आइसोटोप हैं तो अगर B10 जो है वो X% है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि B11 100 माइनस X% अवेलेबल है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला यूज करने के लिए यहां पे है, फॉर्मूला हम यूज करेंगे एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास is equal to mass of B10 multiply by percentage abundance plus mass of B11 multiply by percentage abundance divide by 100। तो जितने आइसोटोप्स हों उनके साथ हम यही प्रोसीजर करते हैं कि उनके मास और परसेंटेज अबंडेंस को मल्टीप्लाई करके प्लस करते जाते हैं, डिवाइड बाय 100 हो जाता है। अब एवरेज एटॉमिक मास हमें बताया गया है वो 10.81, मास ऑफ B10 10.0129 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस वो हमने लेट की है X% प्लस मास ऑफ B11 11.0093 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस जो हमने लेट किया है 100 माइनस X डिवाइड बाय 100। तो ये 100 डिवाइड कर रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और वो रह जाएगा 1081 इज इक्वल टू 10.0129x। यहां पे ये ध्यान करना है कि ये जो 11.0093 है ये 100 से भी मल्टीप्लाई होगा और इसको x से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा 1100.93 और x से मल्टीप्लाई होकर 11.0093x। अब सिंपली ये करें कि x वाली रकमों के एक तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.0093x माइनस 10.0129x इज इक्वल टू 1100.93 माइनस 1081। इसको हल कर ले 0.9964x is equal to 19.93। So x will be equal to 19.93 divided by 0.9964 which is equal to 20.002%. So this is the percentage abundance of B10. So percentage abundance of B11. Percentage abundance of B11 will be 100 minus x. X means 20.002 is equal to 79.998%। अगला न्यूमेरिकल हमारे सामने है और इसका ताल्लुक स्टैशियोमेट्री के साथ है। शुरू करते हैं। इसमें हमें एक एलिमेंट के बारे में बताया गया है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है M से
और उसके हमें मोल्स बताए गए हैं 0.6 मोल्स, और वो एक्सेस ऑफ फ्लोरीन से, यानी फ्लोरीन जो है वो अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, उससे वो रिएक्ट करता है और उसके नतीजे में वो 46.8 ग्राम ऑफ MF2, ये कंपाउंड का फॉर्मूला हमें बताया गया है, MF2 बनाता है। इस फॉर्मूला पर गौर करके हम देख सकते हैं कि इसका ताल्लुक ग्रुप 2 से है, सेकंड ए या सेकंड बी के साथ, क्योंकि F2 बता रहा है कि मेटल की वैलेंसी 2 है। खैर इसके बारे में अभी हम जान लेंगे। तो हमें दो सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है कि ये कितने मोल हैं फ्लोरीन के MF2 के अंदर, और दूसरा सवाल ये है कि ये मेटल M कौन सी मेटल है। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम डेटा लिख लें, और डेटा में क्या चीजें हैं कि जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है वो हम लिख लेंगे। हमें बताए गए हैं मोल्स ऑफ M 0.600 मोल्स, और उसके अलावा हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो बताया गया है मास ऑफ MF2, और वो है 46.8 ग्राम। ओके, शुरू करें पार्ट ए। तो स्टोइचियोमेट्री में याद रखें सबसे जो बुनियादी चीज है वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमारे सामने बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट को पढ़कर हम इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन स्टेटमेंट के अंदर हमें बताया जा रहा है कि मेटल M रिएक्ट करती है एक्सेस ऑफ फ्लोरीन से, और उसके नतीजे में MF2 बनता है। तो पहले तो हम इसे बैलेंस करेंगे। नोट करें, यहां पे मेटल एक एटम मौजूद है, ये भी एक है, हाँ फ्लोरीन यहां पे देखें एक है, जबकि यहां पे 2 हैं, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये बैलेंस हो जाता है। नाउ इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम ये बता सकते हैं कि कितने मोल फ्लोरीन के MF2 के अंदर प्रेजेंट हैं। तो फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें मेटल M को और फ्लोरीन को, तो देखें इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर मेटल M 1 मोल हो तो उसके लिए F के 2 मोल रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि मेटल M के मोल है 0.6 मोल, तो जब मेटल M के मोल होंगे 0.6 मोल, तो F के कितने मोल हो जाएंगे? 1 के लिए 2, तो 0.6 के लिए आ जाएगा 1.2, यानी सिंपली आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 moles of F in MF2 is equal to 1.2 moles। अब हम आते हैं कि ये मेटल कौन सी है, M कौन सी, M से क्या चीज मुराद है। तो M से मुराद लेने के लिए हमें इसका मोलर मास निकाल लेना चाहिए, क्योंकि मास की बात हो रही है, मास हमें बताया गया है, तो मोलर मास निकालकर हम कुछ अंदाजा कर सकते हैं। तो ये जो हमें मास बताया गया है ये कौन सा मास है, इसको पहले हम मालूम कर लेते हैं। तो इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। नोट करिएगा, M को MF2 से कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, और अब जब ये 0.6 मोल है तो ये भी कितने हैं? 0.6 मोल्स हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमें बताया गया है ना कि MF2 का ये मास प्रोड्यूस होता है, तो ये मास दरअसल इतने मोल्स का मास है। तो हम कह सकते हैं कि 0.6 मोल्स ऑफ MF2 हैज मास 46.8 ग्राम। तो 1 मोल का कितना मास होगा? 1 मोल ऑफ MF2 हैज मास, उसका कितना हो जाएगा? तो ये सिंपली इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। अब 78 ग्राम पर मोल जो है
ये मोलर मास है MF2 का। अब F का तो मास हम जानते हैं क्योंकि F फ्लोरीन है, M का मास हमें पता नहीं तो हम मालूम कर लेंगे। तो क्या करेंगे, हम सिंपली इसमें से F का मोलर मास निकाल देंगे। सो मोलर मास ऑफ M इज इक्वल टू मोलर मास F MF2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 19। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 19 क्या है, ये फ्लोरीन का मास है। तो MF2 में से फ्लोरीन को अलग कर दें, टोटल मास है 78, उसमें से फ्लोरीन का मास है 38, तो ये बाकी बात जाता है 40 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ M यानी M से जो है जो भी एलिमेंट मुराद है उसका मोलर मास 40 ग्राम पर मोल है। और अगर आप पीरियड टेबल देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे कि ये जो 40 ग्राम पर मोल है ये कैल्शियम का मास है। सो मेटल M इज इक्वल टू कैल्शियम, दैट इज Ca। सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगला क्वेश्चन भी स्टोइचियोमेट्री से मुतालिक है और इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास एक मेटल है जिसका सिंबल है M, वो सल्फर के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है विद फार्मूला M2S3। और अगर हमारे पास 3.12 ग्राम मेटल M के हों और 2.88 ग्राम सल्फर के हों तो बताएं कि ये मेटल कौन सी है और ये कंपाउंड कौन सा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। हमें जो चीजें मालूम हैं और जो हमने मालूम करनी है, हमें पता है मास ऑफ M और वो है 3.12 ग्राम, और दूसरी चीज हमें पता है मास ऑफ सल्फर और वो पता है 2.88 ग्राम। एक अच्छी बात ये है कि हमें सल्फर का मोलर मास भी पता है। मोलर मास ऑफ सल्फर दैट इज 32 ग्राम पर मोल। और हमने मालूम क्या करना है, मालूम हमने करना है कि मेटल M क्या है और ये जो कंपाउंड है M2S3 ये क्या चीज है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। अगेन सबसे पहले जो चीज हमें रिक्वायर है स्टोइचियोमेट्री के लिए वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमें क्वेश्चन में क्लियरली बताया जा रहा है कि मेटल M रिएक्ट करती है सल्फर के साथ और कंपाउंड बनता है M2S3। तो मेटल M और सल्फर ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और कंपाउंड ये प्रोडक्ट है। तो देख लें, बैलेंस कर लें। यहाँ पे 2 एटम्स हैं मेटल M के, तो इधर 2 मोल्स आ जाएंगे और यहाँ पे 3 है तो इधर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने इस इक्वेशन को लिख भी लिया और इसको बैलेंस भी कर लिया। अब हम इस इक्वेशन की मदद से जो है फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अगेन जो तरीका का हम यहाँ पे इख्तियार करेंगे कि हम मेटल का मोलर मास मालूम करेंगे। तो मोलर मास कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सल्फर को चूंकि हम जानते हैं तो सल्फर से शुरू करते हैं। सल्फर का मास भी मौजूद है, मोलर मास भी मौजूद है, तो इसके मोल निकालें। तो क्या होगा फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाय मोलर मास। ये फार्मूला आ गया हमारे सामने। तो मास है जी 2.88 और मोलर मास है 32। इसको हल करें कैलकुलेटर पे तो आंसर आता है 0.09 मोल्स। इक्वेशन भी मौजूद है, सल्फर के मोल्स भी हमने निकाल लिए। तो अब हम स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि मेटल M के कितने मोल्स हैं। कैसे, ये नोट करिएगा। इक्वेशन हमें बता रही है कि सल्फर के 3 मोल मेटल के 2 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि सल्फर का 1 मोल है तो मेटल के कितने मोल होंगे, ये 2/3। 2/3। याद रखें कि हमारे पास किसी चीज की कीमत मौजूद हो और हमने उसकी एक चीज कीमत निकालनी हो तो डिवाइड करते हैं, और अगर एक चीज कीमत मालूम हो और किसी और चीज कीमत निकालनी हो तो फिर हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये रूल बेसिक रूल है, इसको याद रखिएगा। शुरू करते हैं, आगे चलते हैं जरा।
अब हमारे पास एक मोल के लिए कीमत मौजूद है, तो हमने 0.09 मोल के लिए कीमत निकालनी है। तो ये आप इससे मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करेगा तो ये सिंपली आ जाएगा 0.06 मोल्स। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के 2.88 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट विद एग्जैक्टली 3.12 ग्राम ऑफ मेटल एम। तो इसका मतलब ये है कि सल्फर के अगर ये मोल रिएक्ट किया है तो मेटल एम के इतने मोल ने रिएक्ट किया है। तो इतने मोल का जो मास है वो ये हमें गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ 0.06 मोल्स ऑफ मेटल एम इज इक्वल टू 3.12 ग्राम। तो अगर इतने मोल का ये मास है तो एक मोल का कितना मास होगा? 1 मोल ऑफ मेटल एम। तो रूल देखें, डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमारे पास कुछ कीमत मौजूद है और हमने एक चीज कीमत निकालनी है, तो हम डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 0.06 और इसको आप कैलकुलेटर पे हल करके देखें 52 ग्राम पर मोल। और 52 ग्राम पर मोल कौन सी चीज है? टेबल से आप नोट करें तो ये दरअसल क्रोमियम है। सो मेटल एम इज एक्चुअली क्रोमियम। सिंबल इसका होता है Cr। तो अगर ये मेटल एम क्रोमियम है तो ये कंपाउंड M2S3 क्या होगा? ये फिर क्रोमियम सल्फाइड है, क्रोमियम सल्फाइड। फॉर्मूला बन जाएगा Cr2S3। अगला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको शुरू करते हैं। इसमें हमें बताया जा रहा है कि एल्यूमिनियम के 20 ग्राम और सल्फर के 30 ग्राम आपस में रिएक्शन करते हैं और ऑब्वियसली वो एल्यूमिनियम सल्फाइड बनाते हैं, लेकिन कितने ग्राम, ये साथ ही हमें सवाल पूछ लिया गया है। तो बहुत छोटा सा मुख्तसर सा सवाल है। और साथ ही दूसरी चीज जो हमें पता करनी है कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है और वो कितनी मिकदार में बच गया है। तो बहुत क्लियरली पता लग रहा है कि इस सवाल का ताल्लुक लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट के साथ है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहले हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट के मोल्स निकालते हैं, फिर हम प्रोडक्ट के मोल निकालते हैं बाय यूजिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एंड फाइनली हम जो है वो अपना लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो डाटा हम लिखेंगे और डाटा में हमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो हमें बताया गया है कि एल्यूमिनियम का मास 20 ग्राम है और हम साथ ही साथ जानते हैं कि इसका मोलर मास क्या होता है। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम पर मोल होता है। इसी तरह से हमें सल्फर का मास मालूम है 30 ग्राम और हमें ये भी पता है कि सल्फर का मोलर मास जो है वो 32 ग्राम पर मोल होता है। और हमने मालूम क्या करना है? हमने 2 चीज़ें मालूम करनी हैं। मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस्ड कितना बनता है वो हमने मालूम करना है, और साथ ही साथ मास ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इन एक्सेस ये हमने पता करना है। तो सॉल्यूशन देखें जी। सबसे पहले हम अपना वही जो मैंने आपको शुरू पे बता दिया स्टेप्स को हम शुरू करेंगे, अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप है हमने रिएक्टेंट के मोल्स निकालने हैं। तो रिएक्टेंट कौन है? एल्यूमिनियम है और सल्फर है। और उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इक्वेशन लिख लेंगे। स्टेटमेंट को देखकर हमें समझ आ रही है रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन है कि एल्यूमिनियम और सल्फर आपस में कंबाइन होते हैं और एल्यूमिनियम सल्फाइड बन जाता है। तो एल्यूमिनियम सल्फाइड का फॉर्मूला देखकर हम बता सकते हैं कि एल्यूमिनियम के 2 मोल और सल्फर के 3 मोल इस रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, तो तब एल्यूमिनियम सल्फाइड का 1 मोल प्रोड्यूस होगा जी। तो अब शुरू करते हैं आगे। तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, और वो क्या है हमारे पास
mass of एल्यूमिनियम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास कितना है एल्यूमिनियम का 20, मोलर मास है 27। आंसर कैलकुलेटर से निकालिएगा 0.74 मोल्स। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, तो उसके लिए भी मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाय मोलर मास। तो सल्फर का मास है 30 और मोलर मास है 32, तो आंसर आता है 0.93 मोल्स। आगे दूसरा स्टेप है और दूसरे स्टेप में हमने प्रोडक्ट के मोल निकालने हैं। प्रोडक्ट के मोल निकालेंगे बाय यूजिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहले देखते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फाइड को बनाने में एल्यूमिनियम कितना पार्टिसिपेट करता है और फिर हम देखेंगे कि सल्फर कितना पार्टिसिपेट करता है। किस अंदाज में नोट करिएगा, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम सल्फाइड को हम कंपेयर करेंगे। इक्वेशन हमें बताती है कि एल्यूमिनियम के 2 मोल एल्यूमिनियम सल्फाइड का 1 मोल बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर 1 मोल एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम सल्फाइड के हाफ मोल बनेंगे। अब जबकि गिवन अमाउंट हमारे पास जो मौजूद है क्वेश्चन के अंदर, उसमें पता लग रहा है कि 0.74 मोल मौजूद है। तो एल्यूमिनियम के अगर 0.74 मोल मौजूद हैं तो एल्यूमिनियम सल्फाइड के 0.37 मोल जो है वो प्रोड्यूस होने चाहिए। तो ये है कि एल्यूमिनियम के 20 ग्राम यानी कि 0.74 मोल्स एल्यूमिनियम सल्फाइड के 0.37 मोल प्रोड्यूस करने के लिए काफी हैं। अब जरा सल्फर को भी देखते हैं कि सल्फर कैसे बिहेव करती है, सल्फर का क्या रोल है एल्यूमिनियम सल्फाइड की फॉर्मेशन में। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से शुरू करेंगे। सल्फर के 3 मोल और एल्यूमिनियम सल्फाइड का 1 मोल, सल्फर के 3 मोल एल्यूमिनियम सल्फाइड का 1 मोल बनाते हैं। तो अगर सल्फर का 1 मोल है तो एल्यूमिनियम सल्फाइड के फिर इसका मतलब है कि 1/3 मोल बनने चाहिए। बहुत आसान है कि हमें 3 की कीमत पता थी, हमने 1 की कीमत निकालनी है तो हम डिवाइड करेंगे। तो सल्फर के क्वेश्चन के अंदर जो हमें ग्राम दिए गए हैं 30 ग्राम, वो इतने मोल्स के बराबर हैं। तो 0.93 मोल्स ऑफ सल्फर, वो हमें एल्यूमिनियम सल्फाइड कितना बताते हैं, कितना बनाते हैं, तो मल्टीप्लाई करेगा और ये आ जाएगा 0.31 मोल्स। ठीक है, तो जो बच्चे समझ रहे हैं उनके लिए तो आसान है, बिल्कुल उन्हें समझ आ गया कि क्या होने जा रहा है। आगे हम डिसाइड करने जा रहे हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो बाय डेफिनेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो लेस अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो प्रोडक्ट एल्यूमिनियम जो है वो 0.37 मोल बना सकता है, जबकि सल्फर जो है वो 0.31 मोल बना सकता है। तो सल्फर जो है ये अमाउंट बनाएगा, उसके बाद तो सल्फर खत्म हो जाएगा। तो फिर एल्यूमिनियम अगली अमाउंट कैसे प्रोड्यूस करेगा, अकेला तो वो नहीं प्रोड्यूस कर सकता। इसका मतलब है कि सल्फर इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट और यही वो अमाउंट है एल्यूमिनियम सल्फाइड की जो कि रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगी। ये वाली अमाउंट रिएक्शन में प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं कि हम कहते हैं सो सल्फर इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर सल्फर लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो एल्यूमिनियम जो है वो इसका मतलब है कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सल्फर जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और इसका मतलब है कि मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस्ड जो बनेंगे वो कितने होंगे 0.31 मोल्स। अब इसका मोलर मास निकाल लें पहले और उसके बाद फिर इसका मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड कैसे निकालते हैं, एल्यूमिनियम का मास हमें पता है 27, 2 एटम्स हैं, प्लस सल्फर का हमें मोलर मास आता है 32 और 3 मोल्स हैं। तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास 54 प्लस 96 इज इक्वल टू 150 ग्राम पर मोल। तो ये हमने मोलर मास निकाल लिया। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम इसका मास मालूम कर सकते हैं। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस्ड, कितना मास प्रोड्यूस हुआ है, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.31, मोलर मास है 150, तो ये 46.8 ग्राम पर मोल प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है
कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो कितना बच गया है। तो हम रिएक्टेंट को कंपेयर करके ही ये पता कर सकते हैं कि नॉन लिमिटिंग कितना बच गया है। ठीक है, लिमिटिंग सल्फर है, नॉन लिमिटिंग एल्यूमिनियम है, कितना बचा है वो हम रिएक्टेंट को आपस में कंपेयर करके मालूम कर लेते हैं। और वो देखें कैसे करते हैं। एक तरफ हम सल्फर को लेंगे, एक तरफ हम एल्यूमिनियम को लेंगे और हम देखते हैं कि क्वेश्चन बता रही है कि सल्फर के 3 मोल, एल्यूमिनियम के 2 मोल सिलेक्शन करते हैं। अच्छा, अगर सल्फर का 1 मोल होता तो एल्यूमिनियम के कितने मोल होते? 2/3। और जैसा कि सल्फर की अब हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं 0.93 मोल, तो इतने मोल के साथ कितना एल्यूमिनियम रिएक्शन किया है वो ये हम मालूम कर लेंगे। तो ये सिंपली इससे मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करके आंसर बताएगा, ये आ जाएगा 0.62 मोल्स। तो दरअसल एल्यूमिनियम के सिर्फ इतने मोल ने रिएक्शन किया है। मौजूद कितने थे? ये मौजूद थे। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम बच गया है। ठीक है, क्योंकि जो अमाउंट जिसने रिएक्शन किया वो कम है और जो बचा है, जो अमाउंट मौजूद थी वो ज्यादा है, तो कुछ ना कुछ बचेगा। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इन एक्सेस कितने हैं? 0.74 माइनस 0.62, तो ये सिंपली आ जाएगा 0.12 मोल्स। तो अगर ये 0.12 मोल एक्सेस में है तो इसका मैथ निकाल लें। तो हम निकाल लेंगे मैथ ऑफ एल्यूमिनियम इन एक्सेस, तो ये आ जाएगा 0.12 मल्टीप्लाई बाय 27। ठीक है, क्योंकि मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इज इक्वल टू दी मास, तो ये आएगा 3.24 ग्राम। लिमिटिंग रिएक्टेंट से मुतालिक एक और सवाल हमारे सामने है और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन पहले बताई गई है। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है एमसीक्यूज के अंदर और इनफैक्ट एंटी टेस्ट के क्वेश्चंस के अंदर भी बात बात इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसको खास तौर पर याद रखिएगा। वो कहता है कि हाइड्रोजीन और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, या सिंपली आप इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी या नाइट्रिक ऑक्साइड गैस भी कह सकते हैं, ये एक यूज होती है क्या करने के लिए? इसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ रॉकेट फ्यूल। और रॉकेट फ्यूल के अंदर जब ये आपस में रिएक्शन करती हैं और इन रिएक्शन करने से ये हीट प्रोड्यूस करती हैं, तो साथ ही साथ जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो है नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स। तो क्वेश्चन ये है हमसे कि आप ये बताएंगे कि नाइट्रोजन के कितने ग्राम प्रोड्यूस होंगे जब हाइड्रोजीन के 100 और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के 200 ग्राम आपस में रिएक्शन करेंगे। तो हम डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है मास ऑफ N2H4 और वो है 100 ग्राम। अच्छा, इसका मोलर मास क्या होगा वो हम निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ N2H4 इज इक्वल टू, नाइट्रोजन का मास होता है 14, 2 एटम है, तो हाइड्रोजन का मास है 1 और 4 एटम है, तो इसको आप जमा कर लें। 28 जमा 4 बराबर 32 ग्राम पर मोल। इसी तरह से हमें जो दूसरी चीज बताई गई है वो बताई गई है मास ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के वो 200 ग्राम यूज किया गया है। मोलर मास हम निकाल लेंगे, तो मोलर मास ऑफ N2O4 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ऑक्सीजन का मास 16 होता है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तादाद में। 28 जमा 64, तो ये आ जाएगा 92 ग्राम पर मोल। अच्छा, अब हमने निकालना ये है मास ऑफ नाइट्रोजन। हमने सिर्फ नाइट्रोजन का मास मालूम करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हमें नॉन लिमिटिंग एक्सेस जो रिएक्टेंट है उसकी एक्सेस अमाउंट मालूम नहीं करनी, तो ये आसान है हमारे लिए और इक्वेशन भी हमें बना के दे दी गई है। तो हम शुरू करते हैं, स्टेप्स अप्लाई करते हैं। और पहला जो स्टेप है वो हमने करना होता है कि रिएक्टेंट के मोल्स निकालने हैं फ्रॉम द गिवन अमाउंट। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2H4 इज इक्वल टू mass of N2H4 ओवर मोलर मास। तो N2H4 का मास जो है वो 100 है और मोलर मास 32 है। इसको हल करें कैलकुलेटर पे 3.125 ग्राम
मोल आ जाएगा। आगे चलेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4, उसके लिए भी फॉर्मूला mass ऑफ N2O4 डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास गिवन 200 है, मोलर मास 92 है, तो इसको भी हल करें तो ये आ जाता है 2.17 मोल्स। तो ये हमने निकाल लिए रिएक्टेंट के मोल। अब बारी है प्रोडक्ट के मोल निकालने की, और प्रोडक्ट के मोल हमने निकालने फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्विलिब्रियम। नोट करें कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्ट देखना है जो हमसे क्वेश्चन किए जा रहा है। हमें क्वेश्चन वाला प्रोडक्ट देखना है बस, और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हाइड्राजीन को देखते हैं कि हाइड्राजीन क्या कंट्रीब्यूट कर रही है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो इक्विलिब्रियम हमें हेल्प करेगी कि अगर इसके 2 मोल हैं तो इसके 3 मोल बनते हैं, इसका अगर 1 मोल होगा तो इसके 3/2 मोल बनेंगे। और अब जबकि क्वेश्चन में इसके 3.125 मोल प्रेजेंट हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4.69 मोल्स। तो बहुत आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। असूल याद रखिएगा कि हमारे पास किसी चीज की वैल्यू है, एक की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड करेंगे, और अगर एक की वैल्यू है और किसी की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये असूल ज़हन में रखिएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं और डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को हल करते हैं। N2O4 और N2 का कंपैरिजन करेंगे। इक्विलिब्रियम हमें बता रही है कि इसका 1 मोल प्रेजेंट है और इसके 1 मोल से इसके 3 मोल बनेंगे, और 2.17 मोल अगर होंगे तो सिंपली मल्टीप्लाई होगा। बहुत आसान मल्टीप्लिकेशन है, 6.51 मोल बन जाएंगे। तो जितना को हमने कर लिया, अब तो हमें समझ आ जानी चाहिए लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। वो जो कम प्रोडक्ट बनाता है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी ये। क्योंकि ये अमाउंट बनाने के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो फिर इससे एक्सेस अमाउंट ये अकेला थोड़ी बनाएगा, तो ये अकेला तो रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये अमाउंट बनने के बाद ये रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो कंक्लूड करिएगा। सो N2H4 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, और चूंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है लिहाजा मोल्स ऑफ N2 प्रोड्यूस्ड, N2 के कितने मोल पैदा होंगे वो यही हैं जो इसके नतीजे में बनेंगे, 4.69 मोल्स। और इसका हम मैथ निकाल लें, मैथ ऑफ N2 प्रोड्यूस्ड, N2 का कितना मैथ बनता है, फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैथ। तो नंबर ऑफ मोल्स है 4.69, मोलर मास N2 बहुत आसान है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28, इसको आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो ये आ जाता है 131.32 ग्राम। इस एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल से मुताल्लिक ये आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें जैसा कि हमें क्वेश्चन में पढ़ने से पता लगेगा कि इसका ताल्लुक यील्ड के साथ है। तो यील्ड को कॉन्सेप्ट हमारे जहन में होना चाहिए। न्यूमेरिकल को करने में सबसे पहली जो चीज़ हमें आसानी मुहैया करती है वो यही होती है कि हमें वो टॉपिक याद हो, हमें पता हो कि इस टॉपिक में हमने क्या करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें बताई गई है। सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो एक इंपॉर्टेंट सिरामिक मटेरियल है। ये सिरामिक मटेरियल जो है ये सेंट्री का सामान जो घरों में इस्तेमाल होता है उसको बनाने में इस्तेमाल होता है, ये वाला। और उसके अंदर सिलिकॉन कार्बाइड फार्मूला है SiC, और ये प्रोड्यूस होता है सैंड और कार्बन के रिएक्शन से हाई टेम्परेचर के ऊपर। इक्विलिब्रियम क्या है, FiO2 + 3C एरोहेड SiC + 2CO। तो यहां तक तो इंफॉर्मेशन होगी कुछ हमारे लिए। अब क्वेश्चन है जो कि हम अपने डाटा में लिखेंगे। हमें बताया गया है मास ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो है 100 किलोग्राम। तो हम चूंकि केमिस्ट्री में ग्राम के साथ डील करते हैं तो किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल है, हम इसको लिखेंगे 100 और फिर 30 इस तरह से।
ठीक है, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमा को यूज करेंगे ताकि कहीं पे हम कोई जीरो मिस ना कर दें। 5 जीरो लगाने में अक्सर गलती लग जाती है। अच्छा, तो दूसरी तरफ हमें जो चीज बताई गई है वो हमें बताई गई है कि अच्छा 100 किलोग्राम सैंड जो है वो कार्बन से रिएक्शन करती है और कार्बन की एक्सेस अमाउंट है, इसका मतलब है कार्बन को हम कंसीडर नहीं करने वाले। हाँ, सिलिकॉन कार्बाइड की ये अमाउंट प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब ये एक्चुअल यील्ड प्रोड्यूस हो रही है। वो बता रहा है हमें कि एक्सपेरिमेंट हमने इंडस्ट्री में किया और उसमें हमने 100 किलोग्राम सैंड इस्तेमाल की, तो उससे सिलिकॉन कार्बाइड जो हमें मिला वो 51.4 किलोग्राम मिला। तो ये उसने आपको अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बताए हैं, तो इसका मतलब ये एक्चुअल यील्ड है। तो मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस्ड, दैट इज द एक्चुअल यील्ड। ये कितनी है? 51.4 किलोग्राम। अगेन इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 51,400 ग्राम। तो सवाल हमसे ये है उसका कि आप ये बताओ कि परसेंटेज यील्ड क्या है। तो ठीक है जी, बताते हैं उसको। कैसे बताएंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ये है परसेंटेज यील्ड के अंदर एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए और थ्योरेटिकल यील्ड हम कहाँ से निकालेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, SiO2 प्लस 3C गोज टू SiC प्लस 2CO। इन दोनों को हम इग्नोर करेंगे, हमारा क्वेश्चन सिर्फ इनसे मुताबिक है। तो मास निकाल लें, जरा मास कैलकुलेट कर लें। सिलिकॉन का मास होता है 28, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 28 प्लस 32 यानी 60 ग्राम पर मोल ही कह लें, क्योंकि 1 मोल है। और यहाँ पे बहुत आसान है, 28 प्लस 12 इट इज इक्वल टू दी 40 ग्राम पर मोल। सो इक्वेशन हमें कुछ बता रही है। इक्वेशन हमें बता रही है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के 60 ग्राम सिलिकॉन कार्बाइड के 40 ग्राम प्रोड्यूस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम थ्योरेटिकल तरीका ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते, हम रेशियो प्रोपोर्शन मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड आपस में इंटररिलेट करते हैं। किस तरह से कि जब इसके 60 ग्राम होते हैं तो इसके 40 ग्राम बनते हैं। अच्छा, तो अगर इसका 1 ग्राम होगा तो ये फिर कितने बनेंगे? तो ये बहुत ही आसान है, सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे 40 ओवर 60 ग्राम। अच्छा, अब जबकि हमें बताया गया कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इतनी अमाउंट प्रेजेंट थी। अच्छा, तो इसको कर ले जरा कि अगर 1 लाख ग्राम सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा तो ये कितना बनेगा। सही है, इसको आप कैलकुलेटर पे हल करें और इसको लिखते वक्त बड़ी एहतियात करिएगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं 6 और इनफैक्ट 7वां 6 भी, जिसको हम राउंड ऑफ करके जो है वो 7 बना देते हैं, वो इकट्ठे आते हैं। तो ये क्या है? 66,666.67 ग्राम। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे इसको एक तो कैलकुलेट करें, दूसरा इसको एहतियात के साथ पढ़ें और लिखें, तो गलती ना करें, क्योंकि रेपिटेशन अगर आपका नंबर लेके जाती है तो ये ऐसा नंबर होगा कि जो पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा। सही है, तो ऐसा नहीं करना कि आप सारा काम ठीक करें और सिर्फ जो है अपनी थोड़ी सी नेग्लिजेंस की वजह से आप नंबर अपने लूज करें। तो एहतियात करिएगा। हमारे पास ये थ्योरेटिकल यील्ड आ चुकी है जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाली है। तो अब हम एक दफ़ा फिर ज़रा अपने आप को रिमाइंड करवा लें। थ्योरेटिकल यील्ड वो है 66,666.67 ग्राम और एक्चुअल यील्ड वो है 51,400 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड निकालें जी। परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल यील्ड कितनी है वो लिखें आप,
और उसके बाद थ्योरेटिकल यील्ड भी लिखें 51,400 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 77.1%। सो दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारी ये वीडियो मुकम्मल होती है। और आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई सजेशन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अल्लाह हाफिज़।